हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 2 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल 5 आर्टिकल मैंने लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल केरला के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के ऊपर है। सेकंड आर्टिकल इंडियन नेवी में एक नई शिप का इंडक्शन हुआ है उस पे है। थर्ड आर्टिकल है किस तरह से डेटा का यूज़ करके अच्छी तरह से पब्लिक सर्विस डिलीवरी की जा सकती है, ये उसके ऊपर है। फोर्थ आर्टिकल टेक का यूज़ करके वुमेन और चिल्ड्रन को कैसे एम्पावर किया जा सकता है। लास्ट आर्टिकल है जो कर्नाटका में ग्राउंड वाटर क्राइसिस प्रिवेल कर रही है उस पे। हर आर्टिकल से जो जिस पेपर से बिलोंग कर रहा है वो यहाँ पे मेंशन है, प्लस उस आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मीन्स में आया है वो भी यहाँ पे मेंशनड है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल है कि केरला गवर्नमेंट ने जो मुन्नार रीजन है केरला का, उसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लेना स्टार्ट किए हैं। समझते हैं है क्या ये क्यों किया गया है। इसके करने के पीछे कारण है कि गवर्नमेंट सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना चाहती है, जिससे लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़े और जो इकोलॉजिकल डैमेज होता है जब टूरिस्ट बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, उनका फुटफॉल किसी एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ का इकोसिस्टम है, वो निगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए। इसके की फीचर समझते हैं। पहली बात तो ये 50 लाख सैंक्शन किए गए हैं जिससे सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोग्राम को प्रमोट किया जा सके। फिर नेट ज़ीरो टूरिज्म पे बात की गई है कि भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे अगर इस जगह पे ये आपका मुन्नार रीजन है तो यहाँ पे इवन दो इन मिलियंस टूरिस्ट विजिट करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली जैसे आप देख रहे हो 12 लाख टूरिस्ट पर एनम विजिट करते हैं। तो हर टूरिस्ट अपने साथ क्या लेके आता है? प्लास्टिक लेके आते हैं, कार्स लेके आते हैं। कभी कभी कार ऐसी होती हैं जो बहुत ही ओल्ड होती हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रदूषण होता है उस एरिया में। तो जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ये करना चाह रहे हैं कि इससे जो कार्बन एमिशन होता है जो टूरिस्ट आते हैं इस एरिया में, वो कम हो सके। ठीक है। और साथ ही साथ जो जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म मॉडल को इंटीग्रेट करने की भी बात की गई है, जिसमें वुमेन की सेफ्टी और वुमेन की इक्वालिटी पे अच्छी तरह से फोकस किया जाएगा। जो विलेज लाइफ एक्सपीरियंस है उसको प्रमोट किया जाए। अगर कोई शहरों में रह रहा है तो उन्हें विलेज लाइफ का एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता, तो यहाँ पे अगर ये मुन्नार रीजन है तो यहाँ पे जो विलेजेस हैं उन विलेजेस को ऐसा बनाया जाए जिससे लोगों को विलेज में कैसे रहते हैं, विलेज में किस तरह सा एक्सपीरियंस होता है, उसका प्रमोशन मिल सके। जब ऐसा होगा तो जो लोकल कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं एक लाइवलीहुड मिलेगा, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होगी। ठीक है। लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस किया जाएगा कि टूरिस्ट गाइड और टैक्सी ड्राइवर्स उन सारी चीज़ों को फॉलो करें जो कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है और किसी भी तरीके से इकोलॉजिकल डैमेज ना करें इस एरिया की। तो ये आर्टिकल लेने के पीछे कारण है क्योंकि ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है छोटा सा आर्टिकल ही, लेकिन इस आर्टिकल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हो इस वे फॉरवर्ड में। कभी आपसे सवाल पूछा गया है किसी जरूरी नहीं मुन्नार के ऊपर, ये कोई दूसरा कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया जा सकता है इन्वायरमेंट को सही रखते हुए, तो वहाँ पे आप ये की पॉइंट्स बोल सकते हो कि लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा। क्योंकि बाहर से अगर लोग आएंगे तो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस रहेगा। अगर लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी तो साथ प्रॉफिट के साथ साथ ये भी सोचे कि भाई हमें कल भी रहना है यहाँ पे, टूरिस्ट तो आके चले जाएंगे, तो ये प्रॉफिट होता है। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है जो ये इनिशिएटिव लिया गया, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है जिसमें डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है, उसके साथ अलाइन करता है। क्लाइमेट एक्शन जो SDG 13 है उसके साथ भी ये जो केरला गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है वो अलाइन करता है। इसका ये भी सिग्निफिकेंस है, लोकल इकोनॉमी को एनकरेज, कम्युनिटी लेड टूरिज्म मॉडल को एनकरेज किया जाता है। इकोनॉमिक जो इकोलॉजिकल वहाँ की कमज़ोरी है, ठीक है, इकोलॉजिकल कमज़ोरी मतलब यहाँ पे जो ग्रीनरी है इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना, क्योंकि वो भी एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है वेस्टर्न घाट का एरिया। ठीक है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस सबसे पहला ये है कि आप यही सेम मॉडल अप्लाई टू ऑल नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट का इनफ्लो होता है। ठीक है। और इससे हमें एक बहुत ही जेन्यून इंक्लूजन करना होगा
और जो लोकल स्टेक होल्डर्स है उनको करना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बस बोलो कि हर एक लोगों का पार्टिसिपेशन होगा लोकल का और शुरू हो जाएगा, नहीं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोकल को पार्टिसिपेट करवाना, प्लस वुमेन को प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो लोकल वुमेन्स हैं उनको एक इक्वालिटी का मॉडल उनके ऊपर अप्लाई करना है। सारी चीज़ें एक एज अ चैलेंज निकल के आती हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो टूरिज़्म के ऑपरेटर्स हैं उनका बिहेवियरल चेंज करना भी बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के समय में। कभी कभी क्या होता है, मान लो बाहर से टूरिस्ट जा रहे हैं, उनको नहीं पता उस एरिया के बारे में, तो जिस जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ के जो लोकल ऑपरेटर्स होते हैं टूरिज़्म के, उनका और बाहरी लोगों का कई बार टसल देखा जाता है, ठीक है। लोगों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, वो कुछ बोलते हैं, ये कुछ बोलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस को शो करता है कि अभी भी लोगों को लोकल के बारे में नहीं पता है। सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैंने हमेशा कहा है कभी भी आपको सोल्यूशन निकालना हो तो पहले प्रॉब्लम जान लो, प्रॉब्लम पता होगी सोल्यूशन निकाल लोगे, और अगर आपको प्रॉब्लम जाननी है तो सोल्यूशन पता है तो सोल्यूशन से आप प्रॉब्लम निकाल लोगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन ये है, अगर आप एक टूरिस्ट हो, आप इस एरिया में जा रहे हो, पहले आप इस एरिया के बारे में जान लो कि कभी कुछ आप ऐसे स्टेप्स ना लो जो यहाँ पे एक तरीके से लोकल लोगों को आपके अगेंस्ट एग्रेसिव होने के लिए एक एक रीज़न दें, ठीक है। ये सारे तरीके हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड एक प्रॉपर मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए कि पता चले कितना इम्पैक्ट हो रहा है ये सारी चीज़ों का। अगर कोई भी पोल्यूशन या फिर अनसस्टेनेबल स्टेप्स हो रहे हैं उनका मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्रॉस सेक्टोरल पॉलिसी का कन्वर्ज होना ज़रूरी, ये नहीं है कि बस यहाँ पे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ही शामिल हो, नहीं, जो बाकी सेक्टर्स हैं, ठीक है, वो भी एक साथ मिलें, आए यहाँ पे कि किस तरीके से टूरिज़्म को एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में किया जा सकता है, ठीक है। और इसी में वुमेन मिनिस्ट्री जो है वो भी इंक्लूड हो, तो एक साथ सारे सेक्टर्स, सारी मिनिस्ट्रीज इंक्लूड होके एक होलिस्टिक फॉर्म में यूनिफॉर्म पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करें, जिससे वो सारे सेक्टर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व की जा सके, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें जो वे फॉर निकल के आती है कि जो मुन्नार का मॉडल है जो अप्लाई होने जा रहा है, ठीक है, इस बार केरला गवर्नमेंट ने किया है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, पेपर वर्क उसका रेडी हो, जिससे उस पेपर वर्क का सहारा लेके जो बाकी हिल स्टेशंस हैं, अब बाकी हिल स्टेशन में नाम सबसे पहले आप क्या आएगा, मसूरी आएगा, नैनीताल आएगा, ठीक है। तो ये सारी क्या है, हिल स्टेशन है, ऊटी भी हिल स्टेशन में आता है। तो वहाँ पे इन पेपर वर्क का यूज़ करके वो रीजन्स, वो हिल स्टेशंस भी इस तरह के स्टेप्स को फॉलो कर सकें, जो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उन पे रोक लगाई जा सके, ठीक है। ये भी एक वे फॉरवर्ड है। इस आर्टिकल को मैंने इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर फ्रेम किया, जिससे आप इसमें से की पॉइंट्स निकाल के अपने आंसर में लिख सकें। जीएस पेपर 3 2020 में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब आपको सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ के की पॉइंट्स को आप निकाल के यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस है सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस का। इंपॉर्टेंस सबसे आपको भी पता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही निकल के आएगा ना कि भाई साहब वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है और लोकल इकोलॉजी है वो दोनों सेव होगी अगर एक प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल टूरिज्म किया जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने वन ऑफ द पॉइंट बताया। आप एक बार दोबारा से आर्टिकल को पढ़िए और इसमें आप लिखने की कोशिश करिए कि कैसे आप समझ सकते हो सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन एज इट इज इसी आर्टिकल पे उठाया गया है, इसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस मतलब इंडियन नेवी शिप या इंडियन नेवल शिप, जो कि सेकंड शिप कही जा रही है प्रोजेक्ट 17A की, उसे डिलीवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को विद इन 37 मंथ। और इस डिलीवरेंस से इंडिया की जो इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छे से शो हुई है, क्योंकि 37 मंथ में, ठीक है, वो डिलीवर कर दिया गया है। मतलब महज 3 साल के अंदर अंदर ये पूरी की पूरी शिप इनको डिलीवर कर दी गई है। अब कभी कभी आपके दिमाग में आता हो ये प्रोजेक्ट 17A क्या है, आपने प्रोजेक्ट 15 सुना होगा, प्रोजेक्ट 75 सुना होगा, मतलब क्यों, कह क्या रहे हैं, क्या 17 का मतलब 17 शिप्स है, क्या 17 का मतलब 17 ईयर है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे एक तरीके से कोड वर्ड होते हैं जो नेवी
रखती है जनरली, ठीक है, अपने कुछ स्पेसिफिक नेवी शिप्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं उनको हाईलाइट करने के लिए। अभी मैं आपको इसको और समझा दूंगा, पहले हाईलाइट समझ लेते हैं। हाईलाइट ये इसके द्वारा बनाया गया था, इन दोनों के साथ मिलके। ये शिवालिक क्लास जो शिप्स होती हैं, नेवल शिप्स होती हैं, उनका सक्सेसर कहा गया है ये, ठीक है। इसमें एडवांस वेपन इक्विप किए गए हैं, जैसे सुपरसोनिक मिसाइल, सरफेस टू एयर, क्लोज इन वेपन्स, ठीक है। गन्स का बहुत अच्छी तरीके से इसमें इंस्टॉलेशन किया गया है, ठीक है। और इसको वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। ये इसके बेसिक हाइलाइट्स थे। अभी समझते हैं इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। पहली बात तो इंडिया की ब्लू वाटर नेवल कैपेबिलिटी को एनहांस करता है। इंपोर्ट जो हम डिपेंड होते हैं बाहरी कंट्रीज़ पे, और आत्मनिर्भर भारत को ये प्रमोट करता है और इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करता है। इंडिया की जो एबिलिटी है अपने समुद्र को सिक्योर करने की, उसे कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव करता है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि अभी भी रिमेनिंग 5 फ्रिगेट्स, मतलब शिप समझो, ठीक है, अभी ये 2 शिप्स मिली हैं। टोटल इस 17 प्रोजेक्ट 17A में ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया। जैसे बोला जाए ये प्रोजेक्ट ए है, तो प्रोजेक्ट ए सिर्फ नाम रखा गया। प्रोजेक्ट ए में आपसे कहा जाए भाई साहब आपको 7 प्रोडक्ट मिलेंगे, उसी तरीके से नेवी नंबर देती है उसको जनरली। तो प्रोजेक्ट 17A जो है, इसके अंदर टोटल 7 शिप्स इंडियन नेवी को मिलनी थी, ठीक है, जिसमें उदयगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी, और मतलब बहुत सारे इस तरह के नेवी शिप्स के नाम रखे गए। तो इस तरह से 7 शिप्स इंडियन नेवी को मिलनी थी प्रोजेक्ट 17A में। तो 17A सिर्फ एक कोड वर्ड है, ठीक है, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। उसी तरीके से प्रोजेक्ट 17 था, ठीक है, उसको नाम लिख देते हैं शिवालिक क्लास फ्रिगेट। और शिवालिक क्लास फ्रिगेट मतलब ये शिवालिक सिर्फ एक नाम है पहाड़ का, और उससे कुछ रेलेवेंस नहीं लिया गया, सिर्फ नाम रख दिया गया उसमें। उसकी कुछ क्वालिटीज़, अगर प्रोजेक्ट 17 कहा जा रहा है तो उस प्रोजेक्ट 17 में जो शिप्स बनाई जाएंगी उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक कॉमन फीचर्स होंगे। अब जो 17A है, तो ए का मतलब क्या है? शिवालिक क्लास का ही इसे सक्सेसर कहा गया, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है शिवालिक क्लास का, ठीक है। 75 में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को कहा गया, इसमें कुछ सबमरीन सप्लाई होती हैं। 15A कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर को कहा गया। मतलब आप ये समझो कि ये जितने भी प्रोजेक्ट कहे गए हैं, इसके अंदर जो शिप्स होंगी वो सब आपस में कॉमन फीचर्स होंगे उसमें, ठीक है। चाहे वेपन एक तरीके से हो, चाहे उनका रडार सिस्टम डिफरेंट तरीके से वर्क करता हो, ठीक है, ये सारा सिंपल मतलब होता है। तो एक चैलेंज जो अभी ये 17A में टोटल 7 शिप्स मिलनी थी, लेकिन अभी कल 2 मिली है, 5 अभी भी रिमेनिंग है। 5 अभी भी क्या है? रिमेनिंग है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं चैलेंज है कि हमें अपना कंप्लीट करना होगा। सीइंग द करंट सिचुएशन, इंडियन ओशियन में जो चैलेंजेस प्रिवेल कर रहे हैं पाकिस्तान का, और अगर देखें जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन है उसको देखते हुए, अभी ये 5 फ्रिगेट्स या 5 शिप्स का आप ये कह सकते हो सप्लाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत अच्छी तरीके से आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना होगा, जिससे जो सिस्टम है, स्पेयर पार्ट्स हैं इन शिप्स में लगते हैं। जनरली क्या होता है, शिप बना तो दी जाती है लेकिन उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, वियर एंड टेयर कॉस्ट होती है, उसके लिए हमें डिपेंड होना पड़ता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए। इस वजह से हमें ये सारी चीज़ें इंडिजनाइजेशन करना होगा। जो बजट का कॉन्स्ट्रेंट है, डिफेंस कमिटमेंट है, 2 अलग अलग हैं। बजट कॉन्स्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, डिफेंस कमिटमेंट अलग चीज़ है ना। बजट अगर देखा जाए कॉन्स्टेंट कितना है, बजट कॉन्स्टेंट लेट्स से कि भाई साहब कि डिफेंस कमिटमेंट पहले कह रहे हैं 100 रुपए की है भाई साहब, लेकिन बजट है ही केवल 80 रुपए का, तो इसे कहेंगे 20 रुपए का बजट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? हमें और अच्छे से कोलैबोरेशन करना होगा DRDO के साथ, प्राइवेट डिफेंस फर्म के साथ, ग्लोबल पार्टनर्स के साथ। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़, ये जो 20 रुपए की बात की जा रही है कमी, इस 20 रुपए को हम अपने जो हमारा डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें एक्सपोर्ट पे फोकस करें, ठीक है। कैसे फोकस करेंगे? जो बायलैटरल पार्टनरशिप होती है, जैसे कल के आर्टिकल में आपको समझाया, PM मोदी की विजिट हुई है ग्लोबल साउथ में, तो 8 डे की विजिट में जहाँ जहाँ जाए वहाँ पे ये प्रमोट किया जाना चाहिए कि भाई साहब हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, जो कि नेशनल इंटरेस्ट को ना हार्म करें हमारे। तो उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट होगा तो पैसा आएगा, और उससे कहीं ना कहीं ये जो बजट कॉन्स्ट्रेंट है वो रिड्यूस होगा। नेवल डिप्लोमेसी की और ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। कैसे होगा? जो इंडो पैसिफिक मैरिटाइम एक्सरसाइजेज होती हैं, मतलब जो इंडो पैसिफिक रीजन में कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमें और अच्छे से कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन करना होगा, जिससे नेवल डिप्लोमेसी और अच्छे से प्रमोट की जा सके, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज आर्टिकल। इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल पे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कैसे रियल टाइम डेटा का यूज़ करके जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, पब्लिक को जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उसको रीशेप किया जा सकता है। और रीशेप किया गया है यूपी, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। की कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी की बात हो रही है डेटा का यूज़ करके, ठीक है। ये पूरा जो आर्टिकल मैं बात करूँगा ये डेटा के ऊपर बेस है, कैसे आप डेटा का यूज़ करके अच्छी पब्लिक सर्विस डिलीवरी दे सकते हो। तो डेटा का यूज़ करने से क्या होता है, पहली बात तो 4A फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। कैसे फॉलो किया जाता है, पहली बात तो अच्छे से एसरटेन किया जाता है डेटा को कि भाई साहब हमें कहाँ का डेटा चाहिए। वहाँ का डेटा लेने के बाद उस डेटा को एसेस किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से। फिर असिस्ट किया जाता है कि इस डेटा का यूज़ करके हमें कैसे कैसे काम करना है, क्या असिस्ट करना है। फिर फाइनली उन्हीं डेटा को अडेप्ट कर लिया जाता है और फिर आगे चल के काम किया जाता है। मतलब ये एक तरीके से ऐसे आंख बंद करके हम लोग नहीं जाने कि हमें ऐसा काम करना है, नहीं, हमें ऐसा काम इसलिए करना है क्योंकि डेटा ऐसा कह रहा है, ठीक है। मैं बाहर निकल रहा हूँ, बारिश हो रही है, तो कल अगर मुझे जाना है तो पहले मैं देखूंगा कि भाई साहब कल का क्या फोरकास्टिंग है। तो दिस इज़ व्हाट वी से कि मैं डेटा का यूज़ कर रहा हूँ। कल अगर बारिश होगी तो मुझे कितनी दूर जाना है कार से, या मुझे कितनी दूर बाइक से जाना है, तो मैं डेटा का यूज़ करके डिसीजंस बना रहा हूँ और डिसीजन बना के एक्शन ले रहा हूँ। इन द सेम वे यहाँ पे भी डेटा का यूज़ करके पॉलिसी बनाने की बात हो रही है और उसी से अच्छी तरीके से उस पॉलिसी को अडेप्ट किया जाए। जो कंप्लायंस की बात, अक्सर क्या होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें कंप्लायंसेस होते हैं। गवर्नमेंट कह रही है आपको रिपोर्ट पेश करनी है, तो उनका ये कंप्लायंस है। तो चुपचाप ये लोग क्या करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सिर्फ रिपोर्ट पेश करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ पे सफाई हुई है, तो एक लोग को खड़ा करके फोटो खींच के लोग डाल देते हैं। तो क्या हो रहा है, प्रूफ बना दे, रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, बस कंप्लायंस फॉलो हो रहा है। लेकिन इससे क्या जो मेन ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी का वो फुलफिल होता है, नहीं। तो ये जगह डेटा का यूज़ हम करेंगे, डेटा का यूज़ करने में कैसा होगा कि भाई साहब आप अगर रिपोर्ट दे रहे हो तो उस रिपोर्ट में डेटा डालो कि इस डेटा में आपने कितना काम किया है। ये नहीं कि बस आपने रिपोर्ट दे दी, हाँ येस और नो में दे दिया, नो, येस और नो में काम नहीं चलेगा। आप एग्जैक्ट नंबर दो, क्वांटिफाई करो कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो ये बात की गई है इन सब चीज़ों में। तो आप अभी जो कंप्लायंस की बात हो रही थी, कंप्लायंस से आगे बढ़ के अब एक एक्शन ओरिएंटेड चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है, और वो जो एक्शन लिया जाएगा वो डेटा के ऊपर लिया जाएगा, जिससे एक पर्पसफुल काम हो सके, ठीक है। ये मैंने डिपार्टमेंट चेंज करके बात की, लेकिन ये आर्टिकल जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है स्पेसिफिक तरीके से बच्चों के लिए या फिर वुमेन के लिए, ठीक है। इसमें पर्पसफुल जो बच्चों का एजुकेशन होता है उसमें कैसे प्रॉपर तरीके से डेटा का यूज़ करके उनके लर्निंग गोल्स को फुलफिल किया जा सकता है। तो निपुण भारत में ये चीज़ रखी गई है। तो तेलंगाना में भी अगर देखा जाए तो 20% किड जो हैं वो पढ़ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है, और गोल रेस किया गया है 60% किड के लिए तेलंगाना में ये चीज़। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ये होता है रियल टाइम डैशबोर्ड बूस्ट करता है लर्निंग को, ठीक है। और तेलंगाना में 4+1+1 मॉडल फॉलो किया गया है डेटा के ऊपर। 4 दिन लर्निंग होगी, 1 दिन असेसमेंट होगा आपने क्या लर्न किया है, और उस असेसमेंट में देखा जाएगा कि आपको क्या क्या दिक्कतें हुई हैं। फिर अगले दिन आपको उसी जो दिक्कतें उसका रिमीडियल मिलेगा, ठीक है। मतलब इससे क्या हो रहा है, आप पहले बीमारी के लिए टेस्ट कर रहे हो, जो बीमारी निकल रही है उस बीमारी की दवा दे रहे हो, ऐसा हो रहा है ना यहाँ पे। ये मतलब आर्टिकल ही बेस्ड है लर्निंग के ऊपर, ठीक है। लर्निंग किस में, चिल्ड्रंस में। लर्निंग कैसे, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है वुमेन्स के लिए, उनकी बात की गई है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में रायतु बंधु जो फीडबैक है उसमें कहीं ना कहीं उससे एक जो उस स्कीम का फीडबैक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल के आया है, ठीक है। इवन दो इसे और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात की गई है, ठीक है। अब इसका ब्रॉडर सिग्निफिकेंस क्या होता है, किसका ब्रॉडर सिग्निफिकेंस, जब हम डेटा का यूज़ करके जब एजुकेशन में अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, पहली बात तो सिटीजन लेड गवर्नेंस होता है जिससे पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनती है, ऐसे नहीं हवा में बना दी कि हमें ये सफाई करनी है, नहीं, हमें कितनी सफाई करनी है, दोनों में डिफरेंस है। मुझे ये काम करना है, मुझे कितना काम करना है। उससे क्या होता है, जब हमें ये पता होगा मुझे सफाई करनी है अलग है, लेकिन मुझे कितनी सफाई करनी है, तो कितने जब आएगा तो उसमें कितने से रिलेट करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कितना रिसोर्सेज चाहिए उस उतनी सफाई के लिए, ठीक है। जो सेक्टर्स होते हैं एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन के बियॉन्ड भी हम डेटा का यूज़ करके अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप नोटिस करो जो डिफेंस
है वहाँ पे भी काम किया जा सकता है, और जो दूसरे फाइनेंस सेक्टर हैं उसमें भी यूज़ किया जा सकता है डेटा का अच्छी तरीके से पॉलिसी बनाने के लिए। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है, डेटा एनालिटिक्स यूनिट्स को और अच्छी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाना चाहिए, मतलब फॉर्मल वे में डेटा एनालिटिक्स यूनिट्स होनी चाहिए। जैसे डेटा एनालिस्ट होते हैं तो ये कह रहे हैं कि भाई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनाओ, ठीक है, और उसकी इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट का डेटा है, डेटा ऐसा होना चाहिए कि उस डेटा को आप इंटर ऑपरेबल कर सको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की। अगर एक डिपार्टमेंट का डेटा है तो वो सेकंड डिपार्टमेंट में भी यूज़ हो सकता है। जैसे अगर डेटा हेल्थ का है तो उस हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा ऐसा नहीं है केवल हेल्थ के पास हो, एजुकेशन के पास भी होना चाहिए, ताकि एडटेक रिलेटेड पॉलिसी, एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसी बनाई जा सके। ठीक है, अब देखते हैं जो आउटकम डेटा होता है उसको केवल रिपोर्ट ना की जाए, बल्कि उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन भी लिया जाए। कैसे उस रिपोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई फ्लॉज हैं, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, ये जीएस पेपर 1 2020 में इसके ऊपर सवाल पूछा गया था, हाउ हैव डेटा डिजिटल इनिशिएटिव्स इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, एलैबोरेट योर आंसर। डिजिटल इनिशिएटिव में देखो, अगेन ये क्वेश्चन एग्जैक्टली डेटा के ऊपर नहीं है, लेकिन आप सोच के देखो, क्या आप डेटा ड्रिवन गवर्नेंस का एग्जाम्पल इस आंसर में नहीं दे सकते, उस क्वेश्चन में दे सकते हैं? हम बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे उसने एजुकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट किया, क्या वो नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या 4+1+1 एग्जाम्पल को हम यहाँ नहीं लिख सकते? एब्सोल्युटली लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आर्टिकल से की पॉइंट्स निकालने हैं और यहाँ पे मेंशन करने। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन रियल टाइम डेटा एंड डैशबोर्ड इम्प्रूव गवर्नेंस आउटकम, इलस्ट्रेट विद रीसेंट एग्जांपल्स फ्रॉम इंडियन स्टेट्स। अगेन, किस तरह से रियल टाइम डेटा डैशबोर्ड गवर्नेंस को इम्प्रूव उसके गवर्नेंस के आउटकम को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली आर्टिकल पे है, इसका मॉडल आंसर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कि जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने डिजिटल टेक का यूज़ करके किस तरह से ट्रांसपेरेंसी को और लास्ट माइल डिलीवरी जो उसकी सर्विसेज है इस मिनिस्ट्री की, उसको अच्छे से किया है, और इंक्लूसिव एम्पावरमेंट करके जो विकसित भारत 2047 का विजन है उसके साथ अलाइन करने में एक स्टेप उठाया है। इसमें मेजर इनिशिएटिव्स क्या हैं, बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो पोषण ट्रैकर, ये क्या करता है, जो आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं वहाँ पे ये ट्रैकर एक तरीके से लगाया जाता है, ऐप होता है बेसिकली, जिसमें न्यूट्रिशन टैग किया जाता है कि जो वुमेन हैं, बच्चे हैं, क्या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फिर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम दिया जाता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम दिया जा सके कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ आपने पोषण ट्रैकर लगा दिया है, क्या वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को सही तरीके से फॉलो किया जाए। तो उसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को डाला गया है ताकि जो लीकेजेस हैं वो हटाए जा सकें। अगर न्यूट्रिशन देने की बात की गई है एक्स वुमेन को और उस एक्स वुमेन को ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वाई वुमेन जिसके पास सब कुछ है उसके पास वो जा रही है केयर और उस केयर का यूज़ करके वो प्रॉफिट कमा रही है, नहीं। तो ये कैसे कम होगा, लीकेजेस कहते हैं इसको, ये कम होगा बाय यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। शी बॉक्स पोर्टल भी एक इनिशिएटिव इसमें लिया गया जिसमें वुमेन के जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं वर्क प्लेसेस पे उसको रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और जो एडॉप्शन सिस्टम होता है, बच्चों को अडॉप्ट करने का सिस्टम होता है, उसको और स्ट्रेंथन किया गया है बाय केयरिंग्स पोर्टल। ये पोर्टल लॉन्च किया गवर्नमेंट ने जिसमें जो माँ बाप बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके लिए सही सिस्टम एक ऐसा बनाया गया है कि बच्चों का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, प्लस माँ बाप को आसानी से अगर जेन्युइन बच्चा चाहिए, तो जेन्युइन बच्चे कहने का मतलब है कभी कभी माँ बाप, कभी ऐसे लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं जो अडॉप्ट करते हैं फिर उनको वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथन करने के लिए क्वेयरिंग पोर्टल लॉन्च किया गया था। इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो पॉलिसी बनाई गई है, इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड वुमेन डेवलपमेंट ने, उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि 4 करोड़ बेनिफिशियरी के पास ये योजना, प्राइम मिनिस्टर मातृत्व वंदना योजना जिसे हम लोग कहते हैं, ये पहुंची है। ये 2023 में 2024 में इससे सवाल उठा था। वो सवाल था मैटरनल बेनिफिट के ऊपर, फिर एक क्वेश्चन था मातृवंदना के ऊपर, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है एकदम ठोस तरीके से इसके ऊपर। ठीक है, इसका जब मैं PYQ की सीरीज़ आपके लेके आऊँगा तो वहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कैसे यहाँ से जो सवाल पूछा गया उसको आप बहुत ही आसानी से सिर्फ पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर की फैक्ट्स पता हों। ठीक है, अब इम्पैक्ट क्या हुआ है, इस जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा,
उसमें इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो सेक्स रेशियो है बर्थ का वो इम्प्रूव हुआ है, 918 से 930 हुआ है। कैसे? जब इतनी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान दिया जाएगा, न्यूट्रिशन को ट्रैक किया जाएगा, तो बिल्कुल उससे सेक्स रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी थी वो घट गई है, 97 पर लाख बर्थ हो चुकी है। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी अब कम हो चुकी है कहीं ना कहीं, अगर देखा जाए इस डेटा के रेफरेंस में। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि वुमेन सेंट्रिक गवर्नेंस प्रमोट होता है। जो कन्वेंशनल पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज होती, कन्वेंशनल डिलीवरी मतलब ट्रेडिशनल वे में जैसे होता था कि एक बच्चा पैदा हुआ है, आंगनबाड़ी वालों को पता चला भैया पैदा हुआ है बच्चा, अच्छा चलो जाते हैं, 2 दिन 3 दिन लटकाए रहने, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चा पैदा हो रहा है तो पहले टेस्ट कराओ इन द सेंस उसके पास पोलियो ड्रॉप्स मिली है नहीं मिली है, क्या उसको इंजेक्शंस लगे हैं बीसीजी के कि नहीं लगे। तो ये सब बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं जो जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को देने की जो लोग वल्नरेबल हैं। और कौन देता है ये लोग? जो लोकल गवर्नमेंट जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपती है। और किसे सौंपती है? जो आंगनवाड़ी वर्कर होते हैं, एएनएम होती हैं, उनको दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कन्वेंशनल पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसमें इंप्रूवमेंट आया है। डेटा लेड ग्रीवेंसेस रेड्रेसल ने बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट किया है जो लीकेजेस होते हैं उनको ख़त्म करने में, कि अगर डेटा का एग्जैक्ट आइडिया होगा हमें तो बीच में जो लीकेजेस होते हैं वो नहीं होंगे। और अगर प्रॉपर किसी को कोई दिक्कत हो रही है और दिक्कत को कंप्लेन करने का एक प्रॉपर पोर्टल होगा तो वहाँ पे उस पोर्टल में कंप्लेन करके वो उस दिक्कत का एक तरीके से सोल्यूशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती हैं, सिग्निफिकेंट बन जाती हैं अगर आपको किसी भी पॉलिसी को बहुत ही सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, इसका वे फॉरवर्ड और क्या हो सकता है? डेटा प्राइवेसी, अगेन हर चीज़ डेटा के ऊपर चल रही है। इसके पहले वाला आर्टिकल भी डेटा के ऊपर था, आप उस आर्टिकल को यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए कितना रिलेवेंस आ रहा है आर्टिकल में। तो डेटा प्राइवेसी को हमें और ज़्यादा मजबूत करना होगा, कंसेंट नॉर्म्स भी होने चाहिए, ये नहीं सिर्फ डेटा कलेक्ट हो रहे हैं। लिटरेसी गैप को और कम करना होगा, स्पेशली वुमेन जो है रूरल गांव देहात की जो महिलाएं होती हैं उनको और तरीके से शिक्षित करना होगा। जो प्लेटफॉर्म्स है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको इंटीग्रेट करना होगा, उसके फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट कहने का मतलब है कि भाई उसमें अगर एक हेल्थ, अगेन आपको वही सेम चीज़ जो उसके पहले वाले आर्टिकल में बताया, हेल्थ डेटा है तो एजुकेशन के पास होना चाहिए, एजुकेशन का डेटा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन के पास होना चाहिए, हेल्थ वाला डेटा ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हेल्थ अगर किसी एरिया में हेल्थ का एक डेटा आया हुआ है कि यहाँ पे इतनी वुमेन्स हैं ये हैं, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास जब डेटा होगा तो कहीं ना कहीं पॉलिसी बना पाएंगे कि यहाँ पे रोड की ज़रूरत है इन वुमेन्स को अगर कभी भी अर्जेंट में ज़रूरत पड़ती है। तो इसको कहते हैं कि जब प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट होगा तो एक साथ डेटा शेयर होंगे तो उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा पॉलिसी बनाने में। एक वर्ड मैंने बोला डेटा शेयर, ये प्रॉब्लम भी लेके आता है, तो उसके लिए डेटा प्राइवेसी और कंसेंट नॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू का आर्टिकल है, ये जो आर्टिकल था ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था, लेकिन देखिए दोनों में कितना रेलेवेंस है। बात कहीं ना कहीं डेटा ड्रिवन पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर ही की गई है। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट आर्टिकल जीएस पेपर 1 के लिए रेलेवेंट है। इस आर्टिकल में बात की गई है जो एक रीजन है कर्नाटका में जो कि अपर अर्कावती रीजन जिसे कहा जाता है। ठीक है, उसमें एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है और वो ये है कि वहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है, कम हो चुका है। और क्यों कम हो चुका है? क्योंकि वहाँ पे अनसस्टेनेबल ड्रिलिंग प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और अगेन क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि ये जो एरिया है, जो अपर अर्कावती का एरिया है, ये एरिया कहीं ना कहीं डेक्कन प्लेट्यू में आता है। और डेक्कन प्लेट्यू में आता है तो यहाँ पे बहुत हार्ड रॉक्स होते हैं। हार्ड रॉक होने की वजह से यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर होता है उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से यहाँ के लोग ड्रिलिंग करते हैं उसमें। और जब ड्रिलिंग करते हैं तो इतनी ज़्यादा अनसस्टेनेबल होती है, मतलब अगर एक सिंपल तरीके साइंटिफिक डेटा बात करें तो साइंटिस्ट कहती है कि भाई आप ड्रिलिंग वहाँ पे करो जिससे बहुत ज़्यादा हार्म ना हो एनवायरनमेंट में। लेकिन अब अगर एक इंसान का खेत यहाँ पे है और उसे यहाँ पे खेती करनी है तो उसे ड्रिलिंग भी तो ही करनी पड़ेगी, ऐसे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तो ड्रिलिंग कर नहीं पाएगा। तो ये दोनों तरीके से है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कहीं ना कहीं इसमें फ्लॉस है, लोगों की तरफ से भी है कि उन्हें क्या चाहिए कि बस खेती होने के लिए उन्हें अगर यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे हमें मैं अगर डीप
ग्राउंड में ड्रिलिंग करूँगा तो वहाँ से पानी निकलेगा। तो ये लोग क्या करते हैं जनरली, ये लोग अनसस्टेनेबल तरीके से, मतलब जो मोटर पंप होते हैं उसका इतना डीपली ले जाके उसको डिग करते हैं जिससे पानी आता तो है लेकिन उस पानी में बहुत ज़्यादा नाइट्रेट कंटैमिनेशन होता है, ठीक है, फ्लोराइड का कंटैमिनेशन होता है। अब इसका यूज़ होगा तो यहाँ पे खेती तो पहले उतनी अच्छी से हो नहीं पाएगी, लेकिन लोगों के ऊपर भी इन्वर्स इम्पैक्ट होगा, लोगों की हेल्थ के ऊपर इन्वर्स इम्पैक्ट होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग अनसस्टेनेबल ड्रिलिंग प्रैक्टिसेस। की फाइंडिंग्स क्या थी? की फाइंडिंग ये है कि 90% ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में हार्ड रॉक एक्वाइफर्स हैं। एक्वाइफर्स मतलब क्या होता है? पानी के स्रोत समझ लो, ठीक है। तो ये अब डेक्कन प्लेट्यू है, हार्ड रॉक है, ग्रेनाइट है, उसी में शेल है, उसी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रॉक हैं। अब रॉक के अंदर आप ऐसे थोड़ी चक्कू डालोगे पानी आ जाएगा, बहुत बहुत एकदम इंटेंस तरीके से ड्रिलिंग करनी पड़ेगी और आपको बहुत डीप ड्रिलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वहाँ पे हार्ड रॉक एक्वाइफर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो फार्मर्स क्या करते हैं? बोरवेल डिग करते हैं बहुत ही डीपली ग्रेनाइट रॉक में। इससे क्या होता है? इससे माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, और जब माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं तो इससे क्या होता है? इन माइक्रो फ्रैक्चर्स से जो शैलो एक्वाइफर्स होते हैं वो तो मिल जाते हैं, ठीक है। एक्वाइफर्स मतलब मान लो ये मंदिर बना है, आप देख लो, एग्जांपल से समझाऊंगा नहीं तो ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। इस मंदिर से लेट्स से यहाँ पे बारिश हुई, बारिश में यहाँ रॉक में थोड़ा सा 2-3 मीटर के नीचे गैप था और 2-3 मीटर गैप के बाद क्या हुआ? वहाँ पानी भर गया, लेट्स से 100 लीटर पानी भर गया, ठीक है। फिर यहाँ से 200 फीट नीचे तक सब कुछ सूखा पड़ा हुआ, 200 फीट नीचे जाके वहाँ पे फिर वहाँ पे पानी का स्रोत है। अब हुआ क्या? फार्मर्स ने एक बार यहाँ पे फ्रैक्चर किया और उन्हें पानी मिल गया, सोचे पानी मिल गया, चलो अब तो पानी मिल ही गया है। तो 100 लीटर नहीं है, कभी कभी बहुत 1000 लीटर्स भी पानी मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन रॉक कैसी है, वो रॉक कैसा एब्जॉर्ब करती है वाटर, तो स्टोर कर लेती है वाटर। तो अगर यहाँ पे इन्हें पानी मिला तो इसके ऊपर रिलाई करने लग जाते हैं और अपना वो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि धीरे धीरे अब तो पानी कम आना स्टार्ट हो रहा है, तो वो लोग अनसस्टेनेबल तरीके से दूसरी जगह गड्ढा करते हैं, फिर जाते हैं, सब कुछ सूखा मिलता है तो और खोदते जाते हैं और खोदते जाते हैं। इससे क्या होता है? माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं, और जब माइक्रो फ्रैक्चर्स मेजर में कन्वर्ट होते हैं और ये कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर की तरफ भी लेके जाते हैं। आप देख रहे हैं आर्टिकल, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात की गई, कैसे पॉजिटिव इन द सेंस कैसे बोरवेलिंग की जाती है, लेकिन इसको मैंने आपको एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट किया, किस तरह से लैंडस्लाइड भी हो सकती हैं इनसे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप ड्रिलिंग करोगे और फ्रैक्चर्स अगर बढ़ते चले गए तो लैंडस्लाइड होने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। हमने कई बार देखा है केरला के रीजन में कितनी लैंडस्लाइड्स आई थी, क्यों आई? कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं, या फिर लोग अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज़ करके फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं जिससे प्रॉब्लम्स होती है। और जो इन सब चीज़ों से होता क्या, अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग होगी तो ड्रिलिंग कैसे होगी? अरे भाई ड्रिलिंग हवा पानी से तो नहीं होगी ना, ड्रिलिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी जब इतनी ज़्यादा यूज़ होगी तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी तो बहुत ज़्यादा आएंगे। तो यहाँ की जो पंचायत हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ चुके हैं, पेंडिंग हो रखे हैं, क्योंकि फार्मर के पास वो क्या ड्रिलिंग ही ड्रिलिंग कर रहे हैं, पानी निकाल ही रहे हैं, किसी तरीके से नहीं निकल पा रहे, तब फिर वो पूरी तरीके से रिलाई कर रहे हैं दूसरी अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब जो ग्राउंड वाटर की क्राइसिस ये और ज़्यादा गहरी ही होगी अगर देखा जाए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आज सिर्फ ये हार्ड रॉक हैं कल को ख़त्म हो जाएंगे, नहीं, इसका ये एज इट इज़ रहने जा रहा है। तो हमको कोई सस्टेनेबल तरीका निकालना होगा इसका, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन सीधा सीधा क्या होगा? इम्प्लीकेशन ये होगा जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीकल्चर लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 55% ऑफ वेल जो हैं वो फेल हो चुके हैं। वेल मतलब जो कुएं होते हैं, अब उनसे पानी सूख गया, पानी नहीं मिल रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एक ग्राउंड वाटर में जो एरिया है, उस एरिया में जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर आपने उसको एब्जॉर्व कर लिया है तो आपको पानी एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा ना। तो पानी वहाँ से आता कैसे? पानी जो बारिश होती है उसी से पानी स्टोर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक रॉक है तो पानी रॉक के अंदर थोड़ी जाएगा, रॉक के अंदर जो छोटे 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 पोर्स होते हैं ना, उससे पानी अंदर जाता है, जाके स्टोर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो इन सबके बात होगा क्या? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ेगा फार्मर्स में, पावर बिल और ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे अगर अनपेड होंगे।
रिकमेंडेशन क्या है, हमें वाटर एफिशिएंट क्रॉप में प्रमोट करना होगा। और वाटर एफिशिएंट क्रॉप जैसे आपने सफ़ेदा इक्विलिप्टस सुना होगा, जनरली लोग यहाँ पे लगा रहे थे कि प्रॉफिट होगा, लेकिन इससे वाटर बहुत ज़्यादा, इक्विलिप्टस जो प्लांट्स होते हैं ये पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर आप ऐसी जहाँ पे लगा रहे हो जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पे ये लगाने से पानी कमी और बढ़ेगी ना, तो वो वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स लगानी चाहिए जो कम पानी में आउटपुट ज़्यादा चाहिए। पंचायत लेवल पे कंपनसेशन और इंसेंटिव दिया जाना चाहिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, ठीक है। जो कम्युनिटी लेवल पे जो रिचार्ज स्ट्रक्चर होता है, रिचार्ज स्ट्रक्चर मतलब जो पानी को रिचार्ज करने की बात की जा रही है, जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए कम्युनिटी लेवल पार्टिसिपेशन हुआ जाना चाहिए। और भाई कम्युनिटी क्यों स्टेप्स लेगी वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए, जब उनको कोई ना कोई बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये गिव एंड टेक वाली पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए जिसमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि उसे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है, तो वो करने के लिए लोगों की भागीदारी चाहिए, और भागीदारी देने के लिए लोगों को इन्वॉल्व करना जरूरी है। लोग इन्वॉल्व कब होंगे, जब उनका प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा। कैसे इन्वॉल्व होगा, जब गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे किसी फॉर्म में, तो लोगों हाँ हाँ चलो हमें, अगर हम ये स्टेप लेंगे वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए तो हमें ये प्रॉफिट मिलेगा। तो इससे ये गिव एंड टेक वाली चीज़ें और बढ़ जाती हैं। यूपीएससी के लिए रेलेवेंस क्या है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जीएस पेपर 1 में 2021 में इसमें पूछा गया था, जीएस पेपर 1 2019 में, व्हाट इज वाटर स्ट्रेस, डायरेक्टली इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, ठीक है। हाउ एंड व्हाई डज इट डिफर रीजनली इन इंडिया। अब जो प्रॉब्लम आपने कर्नाटका में देखी डेक्कन प्लेटू में, क्या ये प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही है नॉर्दर्न रीजन में, जो गंगा रीजन, जो गंगा का वाटरशेड एरिया है, नहीं, वहाँ पे नहीं प्रिवेल कर रही है। अब देखते हैं व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, ठीक है। ये इस आर्टिकल में, इस क्वेश्चन में आप इस आर्टिकल के 1-2 पॉइंट उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि लोग जो हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिक्लेम कर दे रहे हैं, ठीक है। रिक्लेम करके कैसे कर रहे हैं, उसको अर्बन लैंड यूज़ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जैसे बेंगलुरु एक एग्जांपल है, बेंगलुरु एक टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे लेक्स हुआ करते, लेकिन आज के समय पे वो लेक्स सब खत्म हो गए। तो उसमें क्या हुआ है कि रिक्लेम कर लिया लोगों ने, उन पानी के जो स्रोत थे नेचुरल, उनको हटा करके वहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर बन गया है। तो इसका एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या होगा, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन सबसे पहले ये होगा कि वो जो एरिया था या जो वाटर बॉडी थी उसके आसपास जो इकोसिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हुआ। जब इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ तो उससे कनेक्टेड और जो स्पीशीज थी वो भी इम्पैक्ट होंगी। जब वो इम्पैक्ट होंगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस पूरी तरह से इम्पैक्ट होगा, ठीक है। जैसे बेंगलुरु में हम देख भी रहे हैं, एक बारिश होती है, बाढ़ पहले आती है, बारिश बाद में रुकती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इम्प्लीकेशन ही तो है सारी चीज़ों के। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका एग्जैक्टली उसी से रखा गया है, इसका मॉडल आंसर आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। एक बार पढ़िएगा, तब आप कनेक्ट करिएगा उस आर्टिकल से, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।